नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए भूगोल का 5वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट भूगोल का अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। साथ में इतिहास और नागरिक शास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो जो लोग इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल से जो है टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम जो है देने जा रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़ के आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर पर जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर और जो है ईमेल आईडी के थ्रू इसे जो है लॉगिन यानी कि साइनअप कर सकते हैं। साइनअप करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा। गोल सेलेक्ट में यानी आप यूपीपीएससी और यूपीपीएससी सेलेक्ट करेंगे। उसके सामने आपको जो है इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। नीचे जो है आपको देगा कि इंटर है इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान। फ्री प्लान यानी कि वीडियो को आपको फ्री में देखने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, जो कि आप ये हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो वीडियो आपका अनलॉक हो जाएगा और आप इसे आसानी से देख सकते हैं। साथ में यही रेफरल कोड यदि आप सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम यूज करते हैं तो 10% का वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसे आप यूज जरूर कीजिएगा। उसके बाद यूपीपीएससी जो है बम्पर ऑफर आपको अनअकैडमी दे रहा है, जिससे आप 24 मंथ का यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ एक्स्ट्रा जो है एसएससी का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का यूपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे फ्री देखने को मिलेगा। उसके बाद अनअकैडमी पे है फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसे आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी प्लस फीचर्स इतने सारे आपको अवेलेबल होंगे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। उसके बाद जो है बैच कोर्सेस अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे। यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारथी है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 बैच कोर्स, ये 26 जुलाई से शुरू हो चुका है। फिर है लक्ष्य है यूपीपीएससी 2022, ये 12 मंथ प्लस प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स का पूरा जो है इसमें कंबाइंड है। ये आपका 28 जुलाई से शुरू हो गया है। साथ में यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपीपीएससी पेट, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्स के बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो अनअकैडमी पे जो है जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी में बहुत जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हैं। आपको अभी करेंट रेट का जो है सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेट है, यहाँ आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपने प्लान के अनुसार। तो जो है और अनअकैडमी को जो है आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, तरंग दैर्घ्य क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी। 2 क्रमिक तरंग शिखर या तरंग गर्त के बीच सीधी क्षैतिज दूरी को तरंग लंबाई कहते हैं। जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है तो एक दोलन या कंपन होने में जितनी दूरी कण तय करता है या एक दोलन में कण द्वारा तय की गई दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में निम्न में से किसे जनांगीय विभाजक मानते हैं? तो यह है वर्ष 1921, बी विकल्प सही हो जाएगा। 1921 के दशक में जनसंख्या में ह्रास 0.31% की स्थिति आई थी, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर में अधिक वृद्धि हो गई थी। और 1921 को देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई थी। इसलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है, इस कथन का मुख्य कारण है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा कि गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। दक्षिण भारत में गन्ने की उपज और उत्तर भारत के गन्ने की उपज से प्रति हेक्टेयर अधिक है। इसका मूल कारण है कि दक्षिण भारत का गन्ने के लिए उपयुक्त जलवायु है और दक्षिण भारत के गन्नों में शर्करा की मात्रा जो है अधिक होती है। इसी कारण भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर वह खिसक रहा है। चौथा प्रश्न है, पाइपलाइनों के विकास ने मुख्य रूप में सहायता की है।
तो पेट्रो रसायन उद्योग के अवस्थापन में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पाइपलाइनों के विकास ने मुख्य रूप से पेट्रो रसायन उद्योगों के अवस्थापन में सहायता की है। और पेट्रो रसायन हो गया पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एल्कोहल तथा कैल्शियम कार्बाइड के यौगिक तथा ये रसायन होते हैं। पांचवा प्रश्न है, शब्द रेगूर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है काली कपास मिट्टी से। डी विकल्प से हो जाएगा। रेगूर शब्द ये काली कपास मिट्टी से संबंधित है। और भारत में काली मिट्टी लगभग 5 लाख वर्ग हेक्टेयर किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उसके बाद उत्तरी आंध्र प्रदेश और जो है पूर्वी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा कपास की कृषि के लिए उत्तम होती है। इसके अलावा यह मिट्टी मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन एवं तिलहन के लिए काफ़ी अनुकूल होती है। तो यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। रेगूर पूछा गया है किससे संबंधित है? तो काली कपास मिट्टी। छठवां प्रश्न है, सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है? तो ये भागीरथी एवं अलकनंदा में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। तो यदि पूछा जाए कि भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर कौन सा शहर जो है नगर स्थित है, तो वह है देवप्रयाग। और जहाँ से ये नदियाँ संयुक्त रूप से गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल समूहों में कौन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना शैल समूह पूछा गया है यहाँ पे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारवाड़ समूह। सबसे पुराना तो है आर्कियन समूह की चट्टानें, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दूसरे नंबर पर है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है कुडप्पा, कुडप्पा के बाद हो जाएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन के बाद हो जाएगा आपका गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये सबसे जो है नवीन है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है सबसे पुराना, तो हो जाएगा धारवाड़ समूह। अगला जो प्रश्न है, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा रायपुर, छत्तीसगढ़ से। महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर के समीप सिहावा नामक पहाड़ी से, सिहावा नामक स्थान से निकलकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए उड़ीसा में कटक के समीप कई जो है वितरिकाओं में विभाजित होते हुए डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ इसका निकास बंगाल की खाड़ी में होता है। नौवां प्रश्न है, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है और विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई है एस्चुरी, दक्षिण में एस्चुरी बनाते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। गंगा नदी का उद्गम ये गंगोत्री हिमनद है, जहाँ से जो है गंगा निकलती है। गंगा की लंबाई टोटल है 2525 किलोमीटर। गोदावरी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जिसे दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यमुना ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला जो प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही होगा, कावरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल पूछा जाता है, तो यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। 8 डिग्री चैनल पूछा जाता है, तो 8 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताएं? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रफल में पूछा गया सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। यदि जनसंख्या में पूछा जाता सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाता। तो यहाँ पे आपका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। क्षेत्रफल क्रम से कभी कभी पूछ लिया जाता है घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है राजस्थान। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, उसके बाद तीसरे पे है आपका महाराष्ट्र, तीसरे पे है, चौथे पे है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये जो है याद रखिएगा, क्रम मिलान करने के लिए या फिर जो है दर्शाने के लिए क्रम से दे दिया जाता है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वह है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से? तो गुजरात सबसे पश्चिम से पूर्व की ओर हम बढ़ते हुए देखेंगे, गुजरात हो जाएगा सबसे पश्चिम राज्य। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और
लास्ट में मिजोरम। तो ये कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत में गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, जापान में मछली पालन के संबंध में MAFF का पूर्ण रूप पूछा गया है, क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, यानी कि फुल फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 3 मई 1960 को। यूरोपीय मुक्त व्यापार की स्थापना 3 मई 1960 को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में ऑस्ट्रिया था, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड थे। बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य सभी देश जो है इसमें शामिल हो गए। तो यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना 3 मई 1960, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किस में न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जापान में समुद्री फेनी को सुखाया जाता है, पट्टियों के रूप में काटा जाता है और एक नमकीन और चबाने वाले स्नैक के रूप में खाया जाता है। जापान में इसे कहा जाता है, तो ये इका कहलाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जापान में समुद्र फेनी को सुखाया जाता है और पट्टियों के रूप में इसे काटा जाता है और नमकीन और चबाने वाले स्नैक के रूप में खाया जाता है और इसको जापान में इका कहते हैं। 17वां प्रश्न है, हीरे का मौलिक रूप क्या है? हीरे का मौलिक रूप है कोयला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। हीरा एवं ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के ही अपरूप हैं। ये पदार्थ जिनका रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न जो है उन्हें अपरूप कहते हैं। तो हीरे का मौलिक रूप जो है वह कोयला है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ गतिविधियाँ दी गई है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो है आपका क्या आ जाएगा, तो पर्ल कल्चर आ जाएगा इसमें, ये क्या हो जाएगा तीसरा। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में आपका सूत कताई आ जाएगा, बी का हो जाएगा चौथा। फिर है तृतीयक क्षेत्र, इसमें रेल सेवाएं आ जाएगा, सी का हो जाएगा दूसरा। और चतुर्थ क्षेत्र में आ जाएगा अनुसंधान प्रयास, यानी कि वो पहला। 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो 3 4 2 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोवकोह क्या है? तो सोवकोह ये आपका पट्टे पर यानी कि लीज पर लिए गए खेत को कहते हैं। यह मुख्यतः जो है रूस के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा सोवकोह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? तो इसमें सी विकल्प सही होगा, फसल और पशुपालन का संयोजन। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है और यह कृषि मुख्यतः विकसित देशों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि आयोजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से भूमध्य सागरीय प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो वह है फलों की फसलें, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 23वां प्रश्न है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्टेजियन कूप यानी कि पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल के स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं तथा सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा आर्टेजियन कूप में अंतर होता है। आर्टेजियन कूप की स्थिति में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलता है। और विश्व में सर्वाधिक आर्टेजियन कूप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? तो वह है तारा आकृति, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जहाँ पर बहुत सी सड़कें आकर जो है सड़कें मार्ग आकर मिलते हैं वहाँ तारा यानी कि स्टार पैटर्न प्रतिरूप का निर्माण होता है और नगरों के तारा स्वरूप की आकृति की संकल्पना सर्वप्रथम हुर्द के द्वारा किया गया था। इनका नाम है हुर्द और इन्होंने सन 1903 में दी थी। 25वां क्वेश्चन है, भारत में स्थानिक प्रजातियां यानी कि जनजातियां मुख्यतः पाई जाती हैं? तो यह पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा। जिनमें अरुणाचल प्रदेश में अपातानी, दफला, मिसमी ये सभी जनजातियां पाई जाती हैं। असम में बोरो पाई जाती हैं, मिकिर, चकमा
मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय में। नागालैंड में नागा और सितेंग जनजाति पाई जाती हैं। मणिपुर में कुकी और लेप्ता जनजाति। त्रिपुरा में भूटिया, चकमा, गारो ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ज़्यादातर जो है ये जनजातियाँ पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है? तो यह है एस्किमो का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। मंगोलायड प्रजाति के एस्किमो शिकार करने के लिए हार्पून नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। उनके घरों को इग्लू कहा जाता है, यानी कि एस्किमो जहाँ निवास करते हैं उनके घर को इग्लू कहा जाता है, जो कि बर्फ से बनाए गए ये अर्धगोलाकार आवास होता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में किसमें 2011 में अनुसूचित जनजातियों का सबसे उच्च प्रतिशत था? तो वह था लक्षद्वीप में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 28वां प्रश्न, मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है? तो मध्य एशिया माना गया है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह प्रजाति जो है पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत के अतिरिक्त संपूर्ण एशिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। 29वां प्रश्न है, सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है? तो यह है आपका मंगोलायड का। बी विकल्प सही हो जाएगा। जबकि सबसे बड़े दांत जो है वह निग्रोइड के होते हैं। तो सबसे बड़ा यदि पूछा जाए तो निग्रोइड प्रजाति के होते हैं दांत, और सबसे छोटा वह मंगोलायड प्रजाति की। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम है? तो अवरोही क्रम पूछा गया है, यहाँ सी विकल्प सही होगा। इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इलाहाबाद का नाम वर्तमान हो गया है प्रयागराज, याद रखिएगा। इलाहाबाद हो जाएगा मुरादाबाद, गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा एल.डी. स्टाम्प। एल.डी. स्टाम्प ने भूमि प्रयोग संबंधी अध्ययन जो है शुरू किया, और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र भी इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। तो सबसे पहला जो दिया गया है, जियोग्राफिका जेनरलिस हेरोडेटस के द्वारा, तो ये आपका पहला ही सुमेलित नहीं है यहाँ पे। जियोग्राफिया जेनरलिस नामक पुस्तक जर्मन भूगोलवेत्ता वारेनियस का है। किसका? तो ये वारेनियस का है। और वारेनियस ये प्रथम विद्वान थे जिसने क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैधता की आधारशिला रखी थी। वारेनियस को क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है। इनको जो है क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है। और बाकी जो है कॉस्मॉस ये हम्बोल्ट का है, अडकुंडे रिटर का है, कार्ल रिटर का, एंथ्रोपोजियोग्राफी ये रेटजेल का है। तो बाकी सभी सुमेलित हैं, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, जर्मन शब्द लैंडशाफ्ट की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या की है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा कार्ल सावर ने। ये जर्मन शब्द है लैंडशाफ्ट की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या कार्ल सावर ने की है। और कार्ल सावर की प्रमुख पुस्तकें जो है उनमें है सांस्कृतिक भूगोल, स्थल एवं जीवन और दृश्य भूमि की आकृति विज्ञान। ये कार्ल सावर की जो है प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखा गया है हार्टसोन के द्वारा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसोन ने भूगोल में जो है एडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द नेचर ऑफ जियोग्राफी जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये 1959 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ संकल्पना दिया गया है, दूसरी तरफ दी गई है प्रस्तावक। तो निश्चयवाद संकल्पना के प्रस्तावक कौन है? तो है रेटजेल, ई का हो जाएगा दूसरा। संभववाद के प्रस्तावक हैं जेब्रून्स, बी का हो जाएगा तीसरा। फिर है नव निश्चयवाद, इसके प्रस्तावक हैं ग्रिफिथ टेलर, यानी कि सी का हो जाएगा चौथा। और लास्ट में बचा आपका प्रसंभाव्यवाद, तो डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1 पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? तो ये जेलेंस्की के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिशीलता संक्रमण मॉडल का प्रतिपादन जेलेंस्की ने किया था। और जो है यहाँ पे जो दिया गया है सैम्पुल, यहाँ से प्रश्न जो है बनता है, याद रखिएगा। रचना इनकी पूछ लिया जाएगा। एलेन चर्चिल सैम्पुल इनका पूरा नाम है। इनका जो प्रमुख पुस्तकें हैं जिनमें है अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जियोग्राफिक कंडीशंस, तो याद रखिएगा, पूछा जाता है। 37वां क्वेश्चन है भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, टॉन, या फिर जो है कहीं कहीं इनका नाम टुआन भी मिलता है। तो जो है मानवतावादी शब्दावली का उपयोग सबसे पहले 1976 में यू फू टुआन, इनका पूरा नाम है, इनके द्वारा किया गया था। और मानवतावादी भूगोल के अंतर्गत मानवीय जागरूकता, मानवीय अभिकरण, मानवीय चेतना तथा मानवीय सृजनात्मकता का जो है अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ है वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो सबसे पहला है नामदफा। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये का हो जाएगा। दूसरा पेरियार केरल में है, बी का हो जाएगा। चौथा उसके बाद बांदीपुर कर्नाटक में है, सी का पहला। और लास्ट में बचा केबुल लामजाओ, तो ये मणिपुर में है, डी का हो जाएगा तीसरा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ महाद्वीप है, दूसरी तरफ शीतोष्ण घास स्थल के नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला उत्तरी अमेरिका में प्रेरी जो है घास मैदान पाए जाते हैं, ये का हो जाएगा तीसरा। दक्षिण अमेरिका में पंपाज, तो बी का हो जाएगा चौथा। फिर है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में वेल्ट पाए जाते हैं, तो सी का हो जाएगा पहला। और ऑस्ट्रेलिया में इसे जो है डाउन्स लैंड कहते हैं, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय कर्मता यानी कि नीचे से संबंधित है? तो वह है प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, मानव आवास को। कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से मानव आवास को प्रभावित करता है। और प्राकृतिक संकट ये प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के तत्व हैं जिनसे धन जन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभाव्यता होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के अस्थायी पक्ष भी हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत बहुत तीव्रता से घटित होती हैं, उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, वे पौधे जो अपना जीवन दूसरों पर गुजारते हैं कहलाते हैं? तो वह एपीफाइटिक कहलाते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जीरोफाइटस जो दिया गया है ऑप्शन में, जीरोफाइटस ऐसे पादप समूह होते हैं जो उष्ण शुष्क जलवायु में विकसित होते हैं और जहाँ पर जो है चरम शुष्कता यानी कि रेगिस्तान टाइप के जगह पर पाई जाती हैं। और एपीफाइटिक जो है आपको बताया गया है, ऐसी लताओं को जो है एपीफाइटिक यानी कि ऊपरीवासी लताएं कहते हैं जिनकी जड़ें जमीन पर नहीं होती हैं अपितु ये वृक्षों के तनों शाखाओं आदि पर ये उगती हैं। और हेलोफाइटस जो है ये जो है क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइटस कहते हैं। और हाइड्रोफाइटस यानी कि जल निमग्न पौधे या तैरने वाले पौधों को हाइड्रोफाइटस कहते हैं, यानी कि जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइटस कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, बर्नार्ड्सकी ने। 44वां क्वेश्चन है आपका, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो यह है पनामा नहर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसका निर्माण यूएसए द्वारा 1914 ईस्वी में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित हैं? तो वो हो जाएगा जैविक निक्षेप, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 46वां प्रश्न है, महासागरीय मग्न तट की गहराई कितनी होती है? तो यहाँ ये ऑप्शन सही होगा, 200 मीटर से लेकर के 600 फीट तक। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
तो है रिगिनाल्ड ए डेली। प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक रिगिनाल्ड ए डेली हैं, और जॉन मुरे जो हैं इनके द्वारा प्रवाल भित्तियों से संबंधित स्थिर स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोपेन की CS जलवायु मिलती है, तो यह मिलता है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की रोशनी को अधिक परावर्तित करता है, तो वह है ताज़ा बर्फ से आच्छादित भूमि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 50वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, तो पराबैंगनी किरणों से। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल की ओजोन परत बचाती है। और ओजोन परत पूछा जाता है किस मंडल में पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। और ये जो है समताप मंडल के निचले भाग में करीब 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है, जिसमें वायुमंडल में ओजोन एक रक्षा आवरण का कार्य करती है, और इस आवरण के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 51वां क्वेश्चन है, वर्ष 1750 के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। 30% से अधिक की जो है वृद्धि हुई है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो पाई जाती है वह 0.03%। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में 78% के करीब, और ऑक्सीजन जो है 21% के करीब पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है, CO2 और जलवाष्प कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 90 किलोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के विलुप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अब निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतया जिम्मेदार है, तो वह है क्लोरीन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नवीन खोजों के द्वारा यह जो है पता चला है कि ओजोन परत विनाश का प्रमुख कारक क्लोरीन है। और अंटार्कटिका पर ओजोन विनाश का सबसे बड़ा कारण इरेबस ज्वालामुखी की उपस्थिति है, जिससे विमोचित गैस क्लोरीन युक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन का संबंध भूताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से है, भूताप वृद्धि से है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का संबंध अम्ल वर्षा से है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में उल्काएं जलती हैं, तो यह मध्यमंडल में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। समताप सीमा के ऊपर मध्यमंडल है, इसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और मध्यमंडल में ही आकर उल्कापिंड जलकर वह नष्ट हो जाते हैं। क्रम जरूर याद रखिएगा आप लोग। वायुमंडल में पाई जाने वाली परतों का सबसे जो नीचे वाला परत है वह है क्षोभ मंडल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद समताप मंडल पाया जाता है, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। फिर मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर। फिर जो है आपका आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर, इसे तापमंडल भी आयन मंडल को कहते हैं। तो क्रम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का अपवर्तित कर देती है, तो वह है आयन मंडल। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वायुमंडल में आयन मंडल पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपवर्तित कर देती है, तो ये भी जो है याद रखिएगा। और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में वायुयान जो है उड़ाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सही दूरी है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन से 147 मिलियन किलोमीटर। उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच 147 मिलियन किलोमीटर दूरी होती है, और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तथा यह स्थिति उपसौर कहलाती है। यानी कि जब सूर्य जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट जब होती है, तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं, और यह घटना 3 जनवरी को होता है। और सबसे जो दूर यानी कि 4 जुलाई को जो है, दोनों याद रखिएगा, 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है पृथ्वी, और इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। तो उपसौर और
अपसौर, दोनों याद रखिएगा। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। इसमें पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, और उपसौर में जो कि 3 जनवरी को यह घटना होता है, और जो है इसमें पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे जो है नज़दीक पाई जाती है, तो यह आपका उपसौर कहलाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉहलर के अनुसार मलबा ढाल का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, निश्रावण ढाल। और 58वां क्वेश्चन है, शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती है, तो यह वजादा कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ भू आकृति दी गई है, उसके बाद अपरदन के कारक दिए गए हैं। तो जीवजेन का अपरदन कारक होगा पवन, ए का तीसरा। पोलजे का कारक है भूमिगत जल, बी का हो जाएगा चौथा। और केम का अपरदन कारक है हिमानी, सी का हो जाएगा दूसरा। और रेपिड्स हो जाएगा ये बहता हुआ जल, डी का पहला। 3 4 2 1, 3 4 2 1 आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, नतिलम कहलाता है। आनत शैल स्तर पर जो है क्षैतिज रेखा की दिशा को नतिलम कहा जाता है। परतदार या रूपांतरित चट्टानों के स्तर प्रायः क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ झुके रहते हैं, और इस तरह के झुकाव के स्तर को ही नति या डिप कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, अपघर्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कण अवखंडित हो जाते हैं, यह तो भौतिकी अपक्षय में प्राथमिक प्रक्रिया है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, कणिका में विघटन किसका एक उदाहरण है? तो यह उदाहरण है यांत्रिक अपक्षय का, ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह आर्थर होम्स के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थर होम्स ने जो है अपने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1928-29 में जो भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या का निराकरण के लिए किया था। और उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 मंडलों में विभक्त किया। एक तो ऊपरी मंडल को क्रस्ट और निचले मंडल को अधस्तर उन्होंने नाम दिया है। तो संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? होम्स के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका 5वां प्रैक्टिस सेट भूगोल का। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।